हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्रीव्यू शो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैच नंबर 63 यानी कि केकेआर वर्सेस गुजरात गुजरात टाइटंस का ये मैच जो खेला जाएगा अहमदाबाद में। इन दिस शो इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड। सही है। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसी हैं आप वैशाली जी? सब ठीक है? सर सब बढ़िया है, आप बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और गुजरात टाइटंस के लिए अब लाज बचाने वाली मुकाबलों पर आ गए हम। बिल्कुल। अगर पॉइंट्स टेबल के नज़रिए से देखें तो इस मैच का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली गुजरात टाइटंस स्टिल कंटेंशन में रहेंगे वो प्लेऑफ्स के लिए अगर ये मुकाबला जीतते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि उनका मुकाबला होने जा रहा है जो अभी तक की इकलौती टीम जिसने क्वालिफाई किया है वो है केकेआर की तरफ। तो सर क्या लगता है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है गुजरात टाइटंस के लिए, बट स्टिल क्या चांसेस हैं उनके जीतने के? जीतने के चांसेस तो मुझे लग रहा है कम है, क्योंकि उनकी टीम पूरे सीजन में सेटल इन नहीं हुई है। आखिरकार उनकी टीम जो है, मुझे लगता है कि पिछले मुकाबले में आपने देखा कि थोड़े बहुत बदलाव किए, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा था कि साहा को थैंक यू बोलिए, कार्तिक त्यागी को लेके आइए, कार्तिक त्यागी ने रफ्तार के साथ गेंदबाजी की। ये सब चीज़ें उनको थोड़े बीच में करना चाहिए था टूर्नामेंट के। और मेरे ख्याल से कप्तान ने वेंजेंस के साथ बैटिंग किया पिछले मुकाबले में। चेन्नई के खिलाफ सुदर्शन ने भी बहुत बढ़िया उनका साथ दिया। और मुझे लगता है आखिरकार थोड़े बहुत मुझे ऐसा एक आउटलाइन नजर आ रहा है एक अच्छी टीम का। पर ये आउटलाइन बनते बनते काफी देर होगी। तो क्या लगता है इस मुकाबले में भी सेम प्लेइंग 11 रहेगी या फिर या प्लेइंग 16 जैसा आप कहते हैं, या फिर कोई बदलाव हम देखें? आई डोंट थिंक कोई बदलाव की जरूरत होगी, क्योंकि आप जीत कर आ रहे हैं और आपने पूरे सीजन सबको ट्राई कर लिया है, जिसको ट्राई करना था उसको ट्राई कर लिया है। अब आखिर के एक दो मुकाबले जो होंगे उसमें आप जो है स्टिक कीजिए आपके जो खिलाड़ी हैं, और उनके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन करवाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इस बार कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। बताइए एक खिलाड़ी जिस पे निगाह होगी आपकी इस मैच में, सिर्फ एक बताना है। दोनों टीमों से। हाँ, पहले हम क्योंकि जीटी की बात करें तो हम जीटी से आप बता दीजिए, फिर हम आएंगे केकेआर पे। मेरी नज़र जीटी पे जो है कार्तिक त्यागी पर है, क्योंकि मुझे लगता है उस नौजवान में काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है। और अनफॉर्चुनेटली मिसमैनेज हुए हैं, वो जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर उन्हें मिसमैनेज किया गया है। आई एम जस्ट होपिंग कि वो प्रदर्शन करे और सबको मजबूर करे उनके तरफ भी देखे, क्योंकि उनके पास भी वही सब काबिलियत है जो हम बाकी सब में देखते हैं। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कोलकाता की। पिछले मैच में नीतीश राणा जो उनके बहुत ही अच्छे पिछले साल के कप्तान थे, पहली बार 10 मैचों के बाद खेलने का उनको मौका मिला। और अच्छा बोल सकते थोड़ी अच्छी पारी खेली। क्या लगता है केकेआर भी सेम 11 के साथ स्टिक करेगी या फिर हम कोई बदलाव इसमें देख सकते हैं? आई डोंट थिंक कोई बदलाव की ज़रूरत है। आई थिंक दैट उनकी जो पूरे स्क्वाड है काफ़ी सेटल्ड स्क्वाड है। अब मुझे पता नहीं कब तक जो है फिल सॉल्ट को जाना है इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। तो आई थिंक दैट वो जब भी हो तो उनको एक बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो आई थिंक काफ़ी सेटल्ड है। और आई थिंक श्रेयस अय्यर ने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है इस लाइनअप को। एक तरह से आप देखें तो दोनों कप्तान जो है, दोनों कप्तान के ऊपर एक दबाव सा है कि उनको प्रूव करना है कि वो टी20 क्रिकेट के लिए फिट बैठते हैं, क्योंकि दोनों को एक वनडे क्रिकेटर के तौर पर देखा जा रहा है। कि दोनों जो है, जब ओडीआई वर्ल्ड कप था भारत के ओडीआई टीम के लिए फिट माने जाते थे, पर अब दोनों एक ही नाव में सवार हैं केएल राहुल के साथ। पता नहीं वो नाव कहाँ जाने वाला है, पर एटलीस्ट शुभमन गिल बीच में उतर कर जा सकते हैं, एक एक मैं रिजर्व बन के जा रहा हूँ टी20 वर्ल्ड कप के लिए। बाकी दोनों ये बात नहीं कह सकते। बिल्कुल, जैसा आपने कहा श्रेयस अय्यर के लिए उन्होंने कप्तानी डेफ़िनेटली अच्छी करी और शायद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है। गौतम गंभीर पे ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को भी उतना ही दारोमदार है और उनको भी उतना ही क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन हाँ, बल्ले से अभी तक वो आतिशी पारी या फिर वो शॉट्स जो टी20 या फिर वो इनिंग्स जो टी20 के लिए एप्रोप्रिएट होती है, हमें अभी तक देखने नहीं मिली। उनको उनके पास काबिलियत है और उनको शायद प्रूव करें अब, क्योंकि अब जो आने वाले मैचेज़ हैं, उसमें इतना दबाव भी नहीं होगा। आप ऑलरेडी क्वालीफ़ाई कर चुके हैं। और टॉप 2 भी शायद आपके लिए पक्का है, तो देखते हैं कैसे अप्रोच लेकर आते हैं श्रेयस अय्यर। इसी के साथ बता दीजिए एक प्लेयर केकेआर की तरफ से। केकेआर की तरफ से एक खिलाड़ी मेरे लिए हर्षित राणा, क्योंकि मुझे लगता है इस लड़के में वो कुछ बात है, मतलब वो डट कर सामना करने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है कि ही इज वेरी वेरी गुड वाइड बॉल बॉलर।
और अब तक हमने उनको बल्ले के साथ कुछ करते हुए देखा नहीं है, और बल्ले के साथ भी एकदम ज़बरदस्त है वो। बिल्कुल, हर्षित राणा सब कुछ समझ गए हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और सेलिब्रेशन भी एकदम बंद कर दिया है। तो देखते हैं अब कैसा क्या लेकर आते हैं अगले मैच में। इसी के साथ बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? देखिए, जिस तरह से चल रहा है ना वैशाली जी, मुझे लग रहा है बड़ा आसान है कहना कि कोलकाता जीत जाएगी। और मुझे नहीं लगता कोलकाता अब उस मूड में है कि वो किसी भी तरह की ढिलाई आप देखोगे उनसे, और वो कंसिस्टेंसी और वो ताकत के साथ ही वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे जैसे पिछले कुछ मुकाबलों में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ऑब्वियस है कि कोलकाता का पलड़ा हर तरीके से भारी है, लेकिन फिर भी गुजरात के पास कुछ तो है फाइट करने के लिए। कल आप अपनी इस मैच में आप अपनी निगाहें राशिद खान पे ज़रूर रखिएगा, कुछ कमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू अगेन।